हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, मज़े में, आनंद में हो? बहुत अच्छी बात है, मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किसकी बात करेंगे? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है? पहले क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसके एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो पूछते हैं ना कि काम कहाँ आता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? उसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते हैं। क्या होता है ये? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी हम इसको कहाँ पर काम में लेंगे, एप्लीकेशन क्या है इसके, उसकी बात करेंगे आज यहाँ पर। ठीक है, तो आज उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपसे लोग पूछा करते थे या पूछेंगे, या फिर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का करें क्या हम, तो क्या करोगे आज सीखेंगे। ठीक है, मजा आने वाला है बहुत। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं क्या है। आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखी हुई नहीं मिलती है। सीधा क्या मिलता है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यही सब लिखने को मिलता है। ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन आज यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि है क्या। यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? वी विल स्टडी अबाउट सम वेज इन विच ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन रियल लाइफ अराउंड अस। यानी हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हमारे लाइफ में ही काम आती है बहुत, उस कैसे काम आती है उसी के बारे में बात करेंगे। यूज टू किस काम में आती है? देखो, यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ठीक है, बोले इसकी क्या जरूरत है? आजकल तो बहुत आसानी से हो जाता है, आजकल आसानी से हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? इसी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। लेकिन बहुत साल पहले जब गैलीलियो की बात करें, उस समय की बात करें, तो हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। ठीक है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें बहुत मुश्किल होती थी कि कैसे मेजर करें। तो उसी मुश्किल को आसान करते थे किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। क्या करते थे? अर्थ से प्लेनेट के बीच की, कोई भी प्लेनेट हो गया, जैसे सन हो गया, ठीक है, या और भी अदर कोई भी स्टार्स हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस पहले कैसे मेजर करते थे? आज भी आप पढ़ते होंगे कि उस साइंटिस्ट ने इतनी डिस्टेंस बता दी थी पहले ही, जबकि उस टाइम हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। किसकी मदद से बताई थी? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बताई थी। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मेजर किया था बिना किसी टेक्नोलॉजी के। क्योंकि यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस बतानी हो सन की, तो कैसे मेजर करें? कोई जा तो सकता नहीं है, आज तक कोई वहाँ पर सैटेलाइट भी नहीं जा पाया। कोशिश में लगे हैं लेकिन सैटेलाइट भी नहीं पहुँच पाया, तो हम कैसे मेजर करते थे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, आगे क्या दिया है, कहाँ काम आ रहा है, हमारे लिए क्या फायदा होता है इसके लिए? यूज्ड इन ज्योग्राफी, यूज्ड इन नेविगेशन। ज्योग्राफी में काम आता है इसका बहुत ज़्यादा। नेविगेशंस में पहले जब लोग नाव से आते जाते थे, सड़कों से नहीं आते जाते थे, इतने रास्ते नहीं पता थे, हवाई जहाज नहीं था, तो शॉर्टकट जो मिला कहाँ से मिला? समुद्र के रास्ते से, महासागर के रास्ते से, ओशन से। तो उसमें क्या है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, हमें कोई डायरेक्शन बताने वाला तो है ही नहीं। सब जहाँ भी घूम के देखो एक ही जैसा दिख रहा है, हमें पता ही नहीं कहाँ है नॉर्थ, क्या है साउथ, कहाँ है ईस्ट, कहाँ है वेस्ट, कहाँ है, कुछ नहीं। अगर रात को सो गए, सुबह उठेंगे पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा वहीं है, चाहे हम पता नहीं कहाँ चले आए हों। ठीक है, तो वो कैसे मजा पता करते थे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। कंपास वगैरह आ गया था, कंपास से डायरेक्शन पता कर लेते थे। डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, क्या कहता है? यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, मैप बनाने के काम आता था। और डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन आइलैंड रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आज जो मैप्स अपन मोबाइल्स में आसानी से देख लेते हैं, फटाफट सर्च किया गूगल पे, हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ है ये जगह, डायरेक्शन सेट किया, फटाफट पहुंच जाते थे। पहले कैसे करते थे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वो मैप बनाते थे, हाथ से बनाते थे। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इजी हो गया है। क्या करते थे? पोजीशन, आइलैंड की पोजीशन पता कर लेते थे। आज जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते होगे कि इंडिया कहाँ पर आता है पूरे वर्ल्ड मैप में, अगर आप पढ़ते हो राजस्थान कहाँ पर आता है, तो आप पढ़ते हो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सब आज हमारे लिए ईजी है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वन क्लिक में सब कुछ हमारे सामने आ जाता है मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन पहले कैसे करते थे? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। हालांकि एप्लीकेशन वही चीज वही है, ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है उसमें, लेकिन हम ऐसा बैठ के कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है,
हमारे लिए इजी हो गया है कि आराम से क्या करते हैं अपन, क्लिक किया और सामने आ गया। वो किसकी मदद से आज आसान हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम में लेते हैं, समझ में आ गया। तो आपसे कोई पूछता है कि यार साइन थीटा कोस थीटा काम ही नहीं आता हमारा, तो कैसे काम आएगा, जब काम में लेना आता होगा तब आएगा ना। और चीजें जब आपको सब कुछ बनी बनाई मिल गई है तो आप क्यों उस पर मेहनत करोगे। ठीक है, तो आज आपके लिए जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है वो इन्हीं सब चीजों को यूज करके चीजें आसान हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री काम कहां पर आता है। आइलैंड की पोजीशन बताने में काम आता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताने में काम आता है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कोई भी आइलैंड कोई भी कंट्री तो कहाँ एग्जिस्ट करती है पूरे मैप में, वो आपको इजीली मिलता है, लेकिन वो आता कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये किसका है, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट क्या चीज है कि एंगल कैसे मेजर करते होंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि सर एंगल कैसे मेजर करते थे। तो एंगल मेजर करने का काम कौन करता था, ये थियोडोलाइट था। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थियोडोलाइट, ये एंगल बताता था। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये देखो एरो है और यहाँ पर क्या है, ये सर्कल सा आपको दिख रहा होगा, और ये क्या है, एक कैमरा लगा हुआ है। तो इस कैमरे को ऐसे घुमाते थे और वो एंगल इस सर्कल से पता चल जाता था कि कितने डिग्री पर अपन ने इसको घुमाया है। जैसे आपने आते जाते कई बार देखा होगा, ये चीज आपने देखी होगी, कई बार आप कहीं घूमने जाते होगे या स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, तो एक ऐसी चीज देखी होगी। तो कई बार मजा लेते हैं, शूटिंग चल रही, शूटिंग नहीं चल रही होती, ज्योग्राफी के बच्चे क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। वो यही चीज होती है, यही चीज होती है, उसका यूज करके। या आप रोड पे जाते होगे तो देखते होगे साइड में कुछ लोग ऐसा 3 डंडे वाला कैमरा जैसा लेकर के खड़े रहते हैं, उसमें कुछ देखते रहते हैं। वो क्या देखते हैं, वो यही चीज मेजर करते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी हाइट रहेगी किसी चीज की। कोई भी चीज अगर बनानी है, अगर कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, हाइट और डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी होगी, वो मेजर करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि ये जो थियोडोलाइट था, ये किसने सबसे पहले बनाया और किसने यूज किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। किसने किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। बोले एवरेस्ट तो सुना सुना नाम लग रहा है। हाँ, ये वही एवरेस्ट है जिसको आप पढ़ते हो कि सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा, एवरेस्ट। ये वही एवरेस्ट है, इन्हीं के नाम पर ही ये उसका नाम क्या रखा गया, एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसका आप नाम सुनते हो। इनके नाम पे क्यों रखा, ऐसा क्या काम किया इन्होंने। पहले क्या था, जब ब्रिटिश थे तो एक सर्वे हुआ था। क्या हुआ था, सर्वे हुआ था बहुत बड़ा। क्या हुआ था, एक सर्वे। उसमें क्या किया गया कि उसी सर्वे के अंदर माउंट एवरेस्ट की डिस्कवर हो गया कि भाई अच्छा, माउंट एवरेस्ट नाम की भी कोई चीज है, मतलब कोई एक एवरेस्ट है, पर्वत है, उसका नाम फिर एवरेस्ट रखा गया। कोई माउंटेन है, उसका नाम क्या रखा गया, एवरेस्ट रखा गया। क्या कर रहे थे, एक सर्वे हुआ जिसमें क्या किया गया कि 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 6 जगह पर, ऐसे 6 जगह पर, 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 जगहों पर, और इसकी डिस्टेंस क्या थी, 160 किलोमीटर, अलग अलग 6 जगहों पर जा करके ये थियोडोलाइट वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमने क्या किया था, एक माउंटेन डिस्कवर कर लिया था। हमने नहीं, मतलब ब्रिटिश ने। उस समय कौन था, सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। ये लोग एक सर्वे कर रहे थे, तो उस सर्वे में उनको मिला कि यहाँ एक कोई एवरेस्ट है जो कि बहुत ही ऊंचा है, 160 किलोमीटर डिस्टेंस पर, 6 अलग अलग जगहों पर जाकर के देखा तो आपको क्या मिला, एवरेस्ट दिखाई दिया। ठीक है, तो उनको लगा यार इतना ऊंचा माउंटेन है। और क्योंकि उस टाइम पर कौन थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट। कौन थे, जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये इस सर्वे के हेड थे, ये भी उसमें काम कर रहे थे। और ये थियोडोलाइट सबसे पहले यूज भी इन्होंने किया। किसने किया, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले ये थियोडोलाइट यूज किया। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में, इनके सम्मान में माउंट एवरेस्ट नाम रख दिया गया उसका। ठीक है, तो आप सोच सकते हो थियोडोलाइट कितने काम की चीज है, क्योंकि कोई एवरेस्ट पे चढ़ करके तो ऐसे नहीं कि यहाँ फीता लगाया और चढ़ता गया और नाप लिया, पॉसिबल ही नहीं है इतना
इतना ज़्यादा हाइट आप किसी इंस्ट्रूमेंट से या सीधा फीता लेकर के नाप लो, नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या किया गया, ये थियोडोलाइट यूज करके हाइट मेजर की गई। तो आप सोच सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री कितने काम की चीज है, कितनी बड़ी डिस्कवरी की कि माउंट एवरेस्ट हमें बता दिया कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये थियोडोलाइट बहुत ही काम की चीज है, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही काम आएगी। तो ऐसे ही अपन भी काम करेंगे। जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी ऊंची है, बहुत ऊंची है। कैसे मेजर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से, बिना किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन की मदद से क्या कर लोगे आप, कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर लोगे। ऐसे ही कोई भी और चीज हो, समझ रहे हो ना, कोई भी बहुत ऊंची चीज हो, एफिल टावर है, आप चले गए एफिल टावर में, किसी ने बता दिया इतनी हाइट की है, नहीं मत मानो, कोई बात नहीं, आप मेजर कर लो, कि इतना ऊंचा थोड़ी कोई बना सकता है, बना हुआ है, आपको मेजर करना है कितनी हाइट है इसकी, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, मेजर कर सकते हो ना। कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। क्या चाहिए आपको भाई, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से प्लेन पर कितने डिस्टेंस पर खड़े हो वो तो आप मेजर कर लोगे, वो तो आपकी इच्छा है कितनी दूर खड़ा होना है, अपने ऊपर है ना, किसी ऑब्जेक्ट से कितनी दूर खड़ा होना है वो तो अपने ऊपर है, लेकिन हाइट अपने ऊपर थोड़ी ना, छोटा करके थोड़ी ना नाप लेंगे, नहीं नाप पाएंगे। तो हम कितनी दूर खड़ा होना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट से वो हमारे ऊपर है, तो ये डिस्टेंस तो हमें मिल जाएगी। हाइट मेजर करनी है, और हाइट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हम हाइट मेजर कर लेंगे, और अगर हमें हाइट पता हो, एंगल पता हो, तो हम क्या मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो हाइट, डिस्टेंस और एंगल में रिलेशन है, वो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया था कि हाइट में और डिस्टेंस में और एंगल के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ छोटी मोटी बात थी जो जानना जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, कुछ इसमें टर्म्स यूज में आएंगी, जैसे क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरी टर्म कौन सी आएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या क्या होती हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, द लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, यानी वो रेखा जिस डायरेक्शन में अपन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो शक्तिमान देखा होगा लोग, बच्चों ने, आपने, पता नहीं शायद आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, हमारे टाइम पे शक्तिमान आता था तो हम देखते आंखों से लेजर लाइट निकलती थी ना, तो लेजर जैसे एक बिल्कुल लाइन में जा रही है, वही लाइन ऑफ साइट है। आप ऐसा मान लो, जिस तरफ देख रहा है ऐसे लेजर लाइट निकली और गया, वो आदमी तो गया जिसकी तरफ देख लिया, तो जिस तरफ देख रहा है उस तरफ ही लाइट जा रही है, लेजर लाइट जैसी, वही क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहां से मैं कुछ देख रहा हूं, वहां लट्टू लगा हुआ है, लट्टू देख रहा हूं, तो लट्टू की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं मैं। ठीक है, आंख से उस लट्टू की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या होगी, वो लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे मान लो, कैसे मान ले, यहां कोई खड़ा है, ये कोई खड़ा है, ठीक है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, यहां पर कोई और खड़ा है, कौन खड़ा है, यहां से इधर देखो, तो इसके आंख से इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वही क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। जैसे देखो इधर है, जैसे यहाँ कोई खड़ा है बालकनी में, उस बालकनी से वो क्या कर रहा है, यहाँ देख रहा है मंदिर पे, मंदिर की तरफ, मंदिर के यहाँ गमला रखा हुआ, बहुत सुंदर फूल आया है इसमें गुलाब का, वो देख रहा है, भाई इसको तो मैं तोड़ूंगा, देख रहा है उसको ध्यान से, तो क्या कर रहा है, लाइन ऑफ, यहाँ से इस गमले की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, आगे देखो क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इज द एंगल फॉर्म्ड द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल।
द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी हम अपना सर जब उठाएंगे, हिंदी में क्या है कि दी गई वस्तु का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण। ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है यानी कि लाइन ऑफ साइट, ये दृष्टि रेखा वो क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। इससे जो एंगल बनेगा आपको, इससे कैसे एंगल बनेगा, देखो ये हाइट है कुछ, इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दूं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, तो ये भी क्या होगा, जैसे यहां समझ लो ये रहा, इधर देख रहा है ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कि हाँ, अगर आप क्या करोगे, अगर आप अपने सिर से ऊपर की तरफ देखोगे तो, और जो ये लाइन है यहाँ पर जो आंख है आपकी, उस पे उस वहाँ से आप धरती के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल नीचे है, अर्थ बेस है जो आपका, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे आंख से, तो आंख और ये जो लाइन ऑफ साइट है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऐसे ही बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से अगर अपन ये लाइन ड्रॉ कर दें, कहाँ से, ये जैसे ये यहाँ पर कोई बैठा है, नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो क्या करेंगे, ये रहा नीचे देखता हुआ बना दिया, यानी नीचे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर को झुकाना पड़ेगा। जब सिर झुकाएगा नीचे देखने के लिए, तो अब हम बेस लाइन कौन सी लेंगे, बेस लाइन ये रहा आपका, नीचे धरातल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो बिल्कुल इसके आंख से, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जैसे ये रहा, यहाँ से अगर आप ऊपर गए हो, ये रहा, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है, ऊपर की तरफ, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची हाइट है कुतुब मीनार की, तो बहुत ऊंची होगी भाई, जाके आऊंगा। तो पहले क्या कर रहा है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देखा नहीं, हेड को रेज करना पड़ा, तो यहाँ से क्या लाइन जा रही है एक बिल्कुल लेजर लाइट, और ये रहा उसका धरातल, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, पैरेलल धरातल के बिल्कुल पैरेलल, तो एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे, लाइन ऑफ साइड जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन वो चला गया ऊपर, ऊपर चला गया, यहाँ से टप 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 चढ़ गया, और ऊपर से जब नीचे देख रहा है यहाँ पर कि भाई मैं तो यहीं खड़ा था, उसका दोस्त खड़ा है यहाँ पर, हेलो कर रहा है उसको, ऊपर से नीचे देखेगा, नीचे देखेगा तो हेड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। तो नीचे देखते टाइम क्या होगा, एक लाइन ऑफ साइट नीचे जा रही है, तो अब एंगल कहाँ से बनाएं, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ से यहाँ तक एंगल तो बनेगा नहीं, इतनी ऊंची हाइट, ठीक है, इतनी ऊंची हाइट के लिए एंगल तो यहाँ से ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक हम इमेजिन कर लेंगे लाइन, नीचे वाली बेस के पैरेलल एक लाइन इमेजिन कर लेंगे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। चलें आगे, आगे बात करते हैं, जैसे जैसे और चीजें आगे आती जाएगी और समझाता जाऊंगा आपको। आगे बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या है, क्या कहता है एग्जाम्पल, कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कैसे बनाएंगे, देखो ये बनाना सीख लो, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसा अगर अपन ने ड्रॉ कर दिया तो हमारा अपना काम हो गया समझो। उसके बाद जो काम करना है कैलकुलेशन, वो हम पीछे कर चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। इसीलिए पहले वो चैप्टर था कि करना कैसे है, ठीक है, कि कैलकुलेट करना कैसे, कैलकुलेशन कैसे करनी, इसलिए वो चैप्टर पहले आता है, ये चैप्टर बाद में आया है। देखो कैसे करना है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन करा वैसा वैसा ही करना, और कुछ करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना, ये खुद सारी चीजें बता रहा है, हमें वही करते जाना है। क्या कह रहे, टावर है, वर्टिकली है, ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, ये लो कर दिया, आ गया टावर। इस ग्राउंड से 15 मीटर दूर क्या है, एक पॉइंट है धरातल से, ग्राउंड का फुट ये रहा, यहां से क्या कर रहा है 15 मीटर दूर, ये कोई पॉइंट है, ये रहा, कितना है ये 15 मीटर है, ये कितना है ये
15 मीटर। क्लियर। यहां से अब क्या कर रहा है, ये टॉप में देख रहा है, कह रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां से कोई इधर टॉप में देख रहा है तो क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। यहां से कोई देखेगा लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट बना देंगे। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनना कह रहा है, 60 डिग्री कह रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें, सारा काम हो गया। कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, हाइट ऑफ टावर बताओ। तो मीनार की ऊंचाई मान लो ये कितनी हाइट है, h है। ये अपन तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया कितनी हाइट है, h है। अब इस एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया अपन को, क्योंकि मीनार कैसा है, 90 डिग्री बना रहा, वर्टिकली है, कह रहा वर्टिकली है, कह रहा वर्टिकली है तो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, हमें मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को कोई नाम दे दो। क्या नाम दे दें, नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। क्लियर। अब समझना, हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ABC, हाइट मेजर करनी है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। तीनों में आपस में कोई रिलेशन होता है एंगल के साथ, होता है कि नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यही पढ़ा अपन ने कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, साइड्स के होते हैं, तो उसी का यूज करेंगे। हमें मेजर क्या करना है, हाइट, और दिया क्या है, बेस। ठीक है, इस एंगल की बात करें तो इसके लिए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल दिया है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। हमें परपेंडिकुलर मेजर करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर, और हमें दिया क्या है, बेस दिया है। अब हमें क्या करना है कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशो ढूंढना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। इसका मतलब कि एक तो वो आता हो जो हमें निकालना है, ठीक है, एक तो वो वाली साइड आ रही हो जो हमें फाइंड करनी है, और दूसरी वो वाली साइड आनी चाहिए जो हमें दी हुई है, तभी निकाल पाएंगे। देखो क्या करेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस किस में आता है, एक बार फिर से रिकॉल करो। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है। तो अब देखो किस किस में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे ही होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर और बेस। देखो परपेंडिकुलर और बेस एक तो इसमें आता है, किसमें, टेन थीटा में, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, कॉट थीटा में। इन्हीं दोनों में ये तो आ रहा है परपेंडिकुलर बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। अपन ले लेते हैं टेन थीटा। क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ए बी मेजर करना है, यानी कि हाइट मेजर करना है। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन थीटा में आता है, टेन। अब थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं, और परपेंडिकुलर कितना माना अपन ने, h माना है, कितना है ये, h है, जिसको हमें मेजर करना है। बेस कितना है, 15 है, टेन 60 की वैल्यू। तो अब वहां जो अपन ने वैल्यूज याद करी थी यहाँ काम आएगी, नहीं याद हो तो बनाना अपन ने सीख लिया था, बनाना आना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, होती है क्या, वेरी गुड होती है। अब h इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो अब बस क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, 15 √3 मीटर। कितनी हाइट होगी इस टावर की, 15 इंटू √3। √3 की वैल्यू रख दो चाहे, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। 1.732 ये आपको याद रखनी है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो ये वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.732। इसको रख करके मेजर कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही इसका आंसर। यहाँ तक भी करते हो तो भी सही है, इसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व करते हो तो भी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो आपको दिया होता
कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है, तब आपको इसकी वैल्यू रख के करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, कि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि √3 की वैल्यू आपको यूज करनी है, तब केवल यहां तक काम नहीं चलेगा, आपको इस √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा, ये आप कर लेना, ठीक है। आगे चलें, ऐसा होगा ये क्वेश्चन। बस आपको क्या होना चाहिए, एक तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना आ जाए जैसा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा आपको रिलेशन मिल जाए कि क्या निकालना है और क्या दिया है, अपना काम खत्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। When an electrician has to repair an electric fault, इलेक्ट्रीशियन है, उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है ऑन अ पोल हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बिजली मिस्त्री है, आया 5 मीटर ऊंचे खंबे पर खराबी को ठीक करना है। तो क्या करना है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु यानी कि फुट, खंबे का जो फुट है ये वाला, कितनी दूरी पर सीढ़ी के फुट से होना चाहिए या पाद बिंदु से होना चाहिए, बेस से होना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, कैसे बनाएंगे, ये रहा, कह रहा है एक क्या है, आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, ये एक समझाने के लिए ऐसा ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे, आपने एक सीधी लाइन बना दी, ये लो, ठीक है। ये क्या है, एक बिजली का खंबा है, ठीक, कितना है इसकी हाइट, कह रहा है एक बिजली खंबे 5 मीटर ऊंचे खंबा है, यानी इस बिजली की हाइट, खंबे की हाइट है 5 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, शिखर तक पहुंचने के 3 मीटर तक पहुंचना पड़ेगा। भाई यहां पर देखो ये तार है, यहां तक है ये हाइट 5 मीटर, यहां से लेके यहां तक, यहां पर तार लगे हुए, ये तो है नहीं कि यहीं पर ही चढ़ के बैठ जाएंगे, नहीं ना। मिस्त्री क्या करेगा, यहीं पे थोड़ी ना जाकर के चढ़ के बैठ जाएगा, तार के ऊपर लग जाएगा करंट, तो उसको थोड़ा सा तार से थोड़ा नीचे ही तो रहना पड़ेगा, बस केवल क्या हाथ पहुंच जाए वहां तक, जहां पर तार मान लो टूट गया निकल गया है, तो केवल हाथ पहुंच जाए वहां तक, ऐसे थोड़ी ना उसके ऊपर जाके चढ़ के बैठ जाएगा, नहीं ना, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए उसको एक तो कह रहा है कितनी लंबी सीढ़ी लगानी पड़ेगी, यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी, और वो सीढ़ी खंबे से कितनी दूर तक रहेगी, ठीक है। वो सीढ़ी की डिस्टेंस खंबे से कितनी डिस्टेंस पर रहेगी, एक तो ये मालूम होगा, करना अपने को, ठीक, करते हैं। तो एक चीज तो क्या है, ये रहा बिजली का खंबा, ये रहा बिजली का खंबा 5 मीटर का, इससे दूर कुछ डिस्टेंस पर सीढ़ी लगाई, यहां से ऐसे बनाना है आपको, यहां से ये सीढ़ी है, ये पॉइंट है ए, ठीक है, इसको मान लिया बी पॉइंट जहां तक पहुंचना है, ये सी पॉइंट है और ये डी है, ठीक है, ये कितना है, डी है। अब यहां तक पहुंचना है, टोटल कितना कह दिया, 5 मीटर, टोटल हाइट है 5 मीटर, किसकी, बिजली के खंबे की। क्या कह रहा है आगे तक, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। ये जो बिंदु है इस यहां से कितना नीचे है, 1.3 मीटर नीचे है, कितना है, 1.3 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब यहां से कितनी होगी, इस पॉइंट से कितनी हाइट हो गई, 5 में से 1 - 3 करेंगे, वो बचेगा, लिखते हैं, देखो क्या करेंगे कि AB इज इक्वल टू, AB क्या है, खंबे की हाइट है, ठीक है, AB 5 मीटर है। अब क्या करना है, ए और AB नहीं, सॉरी, AD, AD 5 मीटर है और AB कितना दिया हुआ है, 1.3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ए से कुछ थोड़ा सा नीचे ही रुकना, 1.3 मीटर। तो BD कितना हो जाएगा, BD जो होगा वो होगा अपने पास AB माइनस AD माइनस AB,
कितना होगा अपने पास, AD माइनस AB होगा। ठीक है, AD माइनस यानी इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो अपने को ये मिल जाएगा कि कहाँ तक उसको चढ़ना है। ठीक है, AD माइनस AB यानी 5 में से 1.3 घटा दिया, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 3.7 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, 3.7 मीटर। यानी ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 3.7 मीटर। क्लियर है, एक हाइट तो मिल गई अपन को। ठीक है, एक साइड तो मिल गई अपन को। ठीक, ये 90 डिग्री होगा। एक तो हमें ये मिल गया, क्या बताना है अपन को, सीढ़ी की लंबाई, यानी हमें बताना है ये हाइपोटेनस और बेस बताना है, और परपेंडिकुलर मिल गया अपन को 3.7 मीटर। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अब क्या क्या देखो, ये दिया है ये मेजर करना है, ये दिया है ये मेजर करना है। तो एक तो हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देता है, और परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो रिलेशन देता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, यानी क्या देता है, साइन एंगल देता है, साइन थीटा देता है। थीटा कितना है, ये कह रहा है क्षैतिज से कितना डिग्री कोण बना रही है सीढ़ी, 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या होगा, साइन 60। ठीक है, साइन 60। आप इसको क्या कर सकते हो, BC नाम दे दो, या आप X भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो X मान लो या सिर्फ BC नाम दे दो। परपेंडिकुलर कितना है, BD, और हाइपोटेनस कितना है, BC। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो BD अपॉन BC क्या आ गया, √3/2। BD अपॉन BC, BD कितना दिया हुआ है, 3.7 मीटर, अपॉन BC इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहां से BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, बाकी को इधर ले आएं, तो कितना हो जाएगा, 3.7 × 2 अपॉन √3। बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, √3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 7.4 अपॉन √3। कभी भी रूट की कोई वैल्यू नीचे मत रहने दो, क्या करो, इसको हटा दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ गया, 7.4 √3 अपॉन 3। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 7.4 को √3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और कितना बचा, 1 14, 3 4 जा 12, पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, करीब 2.46 इंटू √3 मीटर, लगभग इतना ही आएगा, लगभग चेक कर लेना, आप लोग कर लेना, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई करोगे और एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, आगे बात करते हैं क्या है। अब अपने को क्या मिल गया, BC मिल गया, यानी हाइपोटेनस मिल गया अपने को, ये 2.46 इंटू √3, ये हाइपोटेनस मिल गया। तो अब आप चाहो तो इन दोनों का रिलेशन लेकर के कर सकते हो कि हाइपोटेनस और बेस का, या चाहो तो परपेंडिकुलर और बेस का भी रिलेशन ले सकते हो। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है, यानी tan 60। परपेंडिकुलर है 3.7 और बेस अपन को फाइंड करना है, बेस कितना दिया हुआ है, बेस क्या है, DC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये कितना हो जाएगा, DC इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको और सॉल्व करोगे तो 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर।
ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, √3 की वैल्यू रखनी है। क्यों रखनी, देखो ये कह रहा है कि यू मे टेक √3 = 1.73, तो आपको √3 की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना है, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, चले आगे। चल नेक्स्ट कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। ये चिमनी है, ठीक है, ये क्या है, चिमनी है। और यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये कितनी दूर खड़ा है इससे, चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है। अब क्या कहता है कि उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसकी आंख कहाँ है, ये रही, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक। क्या बताना है, चिमनी की ऊंचाई बतानी है, ये जो चिमनी है इसकी हाइट बतानी है। तो अब यहां पर देखो, इसने ऑब्जर्वर की हाइट दे दी, नहीं देता तो हम क्या करते हैं, चिमनी और कोई ऑब्जर्वर, चिमनी बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो ऑब्जर्वर से, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो अगर ऑब्जर्वर से, तो हम ऑब्जर्वर की हाइट को लगभग नेग्लिजिबल मान के सीधा यूं ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया कि यहां से कोई देख रहा है, तो हमें इसकी हाइट अलग से दी नहीं है, ऑब्जर्वर की अलग से नहीं बता रखी, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को ऐसे कोई बिल्डिंग दे रखी है, कोई टावर दे रखा है, टावर तो बहुत ऊंचा होता है ना, तो उसके कंपेयर में ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम उसको बहुत छोटा मान करके एक ऐसा पॉइंट के मान सकते हैं, क्या है कि बिल्कुल पॉइंट है, यहाँ खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। यहाँ दिया है तो हम इसको बिल्कुल पॉइंट ना मान करके 1.5 मीटर डिस्टेंस अपन को दिया है, तो हम उसको वैसा ही मान करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, चिमनी की हाइट बतानी है अपन को, चिमनी की हाइट। चिमनी देखो कहां से कहां तक है, यहां से है, बिल्कुल नीचे से लेकर के यहां तक है, यहां तक है। ये कह रहा है इसकी हाइट तो 1.5 मीटर है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रहा इसके पैरेलल, ये तो बेस लाइन थी, ये फुट से इसके बेस लाइन थी, यहां से ये 28.5 मीटर डिस्टेंस पर है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहां तक। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से लेंगे, आंख से ही तो लेंगे जहां से वो देख रहा है, ठीक है। तो ये अगर 1.5 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी मिल जाएगी अपन को, 1.5 मीटर। बताओ मिल जाएगी क्या, 1.5 मीटर, इतना तो है ही, यानी चिमनी में हमें 1.5 मीटर तक तो पता ही चल गया। अब हमें केवल यहां से यहां तक बताना है कितना है, यहां से यहां तक पता चल जाए तो हम इसको और इस 1.5 को ऐड कर देंगे, चिमनी की हाइट पता चल जाएगी। क्लियर, चलें आगे, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले कौन सा क्या करें अपन, चिमनी की हाइट निकालने के लिए क्या क्या दिया है, डीसी दिया हुआ है, डीसी यानी कि ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर है, ठीक है। और क्या है, अगर डीसी 1.5 मीटर है तो बीई भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। बीई ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ई पॉइंट, ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए डी और बी। कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी नहीं सॉरी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये रहा ट्रायंगल ए डी और ई। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काम में लेंगे, ये पता करना है हमें, ये पता करना है, ये दिया हुआ है, ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 ही होगा, ये भी तो 28.5 ही होगा। इसका मतलब ये एंगल दिया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है,
परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है AE, और बेस कितना है DE। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब क्या आ गया अपने पास, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब ये हो गया कि AE बराबर कितना है DE के सॉरी, AE बराबर कितना है DE के बराबर है, AE DE के बराबर है, AE DE के बराबर है, यानी जितनी दूर यहाँ से खड़ा है DE उतनी ही इसकी यहाँ से हाइट है। ठीक है, AE बराबर DE है, तो AB कितना होगा, देखो AB जो क्या है, AB चिमनी की हाइट है, हाइट ऑफ चिमनी लिख लो यहाँ पर क्या है HEIGHT, हाइट ऑफ चिमनी कितनी है AB इज इक्वल टू कितना है AE प्लस EB, AE प्लस EB, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, कह रहा है AE और DE बराबर है, और DE कितना है अपने पास, DE है हमारे पास 28.5 मीटर, DE अपने को दिया हुआ है ना 28.5 मीटर, तो यहाँ रख देते हैं AE DE के बराबर है, कहाँ है AE DE के बराबर है, और EB ऐड करना है, EB कितना है यहाँ रख दो 28.5 प्लस ये कितना है 1.5 मीटर, तो AB कितना हो गया अपने पास 28.5 और 0.5 कितना होगा 29, और एक और ऐड कर देंगे 30 मीटर। आ गई चिमनी की हाइट कितनी होगी 30 मीटर। तो आपको आगे समझ में कैसे यूज करना है